Co-powered by Techno। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको एक ऐसे बॉर्डर पर लेकर चलेंगे जहां उस पार शहबाज की सत्ता के खिलाफ गुस्सा है, हूटिंग है, तो बॉर्डर के इस पार लोकतंत्र की सत्ता है और बम्पर वोटिंग है। पीओके के लोग कैसे भारत के लिए बेताब हैं और पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, इस पर वीडियो कुंजी खोलेंगे। फिर बांग्लादेश में दुर्गा पूजा वाले दुश्मनों को पहचानिएगा जो आस्था के इस पर्व के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। कहीं रैली निकाली जा रही है तो कहीं दुर्गा मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। आज कुछ तस्वीरों से आप बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का दर्द महसूस कर पाएंगे। फिर आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ा हुआ सवाल, क्या आपकी दवा भी कमजोर और बीमार है? एक लिस्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि पैरासिटामोल समेत 53 दवाएं इस्तेमाल के लिए अनफिट हैं। उनके नाम नोट कीजिएगा और देखिएगा कहीं कोई दवा आपके घर में भी तो नहीं है। इसके बाद खबरों के स्टीयरिंग को सियासत की सत्ता की ओर घुमाएंगे। हिमाचल में यूपी मॉडल वाले क्लेश की बात करेंगे। सूत्रों के अनुसार नेम प्लेट वाले आदेश से जुड़े विवाद पर कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को फटकार भी लगाई है। वैसे सत्ता के रण में अमित शाह और राहुल गांधी के बीच भी आज जुबानी तीर चले हैं। इस पर भी हमने एक कुंजी बनाई है। हरियाणा में राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ के युवा अपने खेत बेचकर अमेरिका जा रहे हैं। इसका जवाब कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से दिया है, ये देखेंगे। सूत्रों के अनुसार खबर है कि महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला तय हो गया है और करीब 200 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने की सहमति बन गई है। इसमें बीजेपी 155 से 160 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। और एक बुरी खबर आपकी जेब के लिए भी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका सफर महंगा होने वाला है। 1 अक्टूबर से टोल टैक्स 4% तक बढ़ जाएगा, यानी ग्रेटर नोएडा से आगरा तक कार का टोल टैक्स 270 की बजाय 295 रुपए लगेगा, जबकि बस का टोल 895 रुपए से बढ़कर 935 रुपए हो जाएगा। सत्ता में अब बात करते हैं कट्टरपंथियों की सत्ता की, जिसकी तस्वीरें आजकल बांग्लादेश से लगातार आ रही हैं, क्योंकि बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के लिए मौका भी है, माहौल भी है और शायद वहां की पाकिस्तान प्रेमी सत्ता का समर्थन भी है। ऐसे आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब उन पर न सरकार का नियंत्रण है न पुलिस का नियंत्रण है। सबूत के रूप में आपको पिछले कुछ दिनों की 3 घटनाओं के बारे में बताते हैं। पहली घटना बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है, जहां दुर्गा पूजा के विरोध में रैली निकाली गई। सोचिए, जिस देश में 1 करोड़ 31 लाख हिंदू हैं, जहां हर वर्ष दुर्गा पूजा मनाई जाती है, वहां इसके विरोध में रैली निकाली जाती है। दूसरी घटना पिछले 24 घंटे के अंदर की है। बांग्लादेश के मेमनसिंह इलाके की है, जहां कल आधी रात को दुर्गा मंदिर पर कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया, मूर्तियां तोड़ दी। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें बांग्लादेश के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो। अगली कहानी सबसे ज्यादा चिंतित करने वाली है। बांग्लादेश में हिंदू समितियों से खुलेआम कहा जा रहा है कि अगर आपको दुर्गा पूजा मनानी है तो 5 लाख टका दीजिए। आपको सबसे पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि ये तस्वीर शायद बांग्लादेश के सत्ताधीशों को करीब से दिखे। इन तस्वीरों को देखकर शायद उन्हें समझ में आ जाए कि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी जमात कैसे हर बदलते दिन के साथ कट्टर होती जा रही है। ढाका में उत्तरा सिटी के सेक्टर 11 में सड़क पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदू विरोधी रैली निकाली। सैकड़ों की संख्या में लोग नारे लगाते हुए दिखे, सरेआम धमकी दे रहे हैं, अगर इस इलाके में पार्कों में दुर्गा पंडाल लगाए गए तो अंजाम बुरा होगा। धमकीबाजों की हिंदू विरोधी नारेबाजी के बाद कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जो कल रात ढाका से 111 किलोमीटर दूर मेमनसिंह जिले से आई हैं। यहाँ गोविंद बाड़ी मंदिर में कट्टरपंथियों की भीड़ ने धावा बोल दिया। नवरात्र पर पंडालों में रखी जाने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़कर खंडित कर दिया। मां दुर्गा के साथ साथ यहाँ रखी गई दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया। जैसे जैसे दुर्गा पूजा करीब आ रही है, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हरकतें ऐसे ही बढ़ती जा रही हैं।
अब आपको बांग्लादेश में हिंदू विरोधी गतिविधियों की तीसरी कहानी बताते हैं, जिसमें चिट्ठी वाले सबूत भी हैं। दरअसल दुर्गा पूजा मनाने के लिए बांग्लादेश में हिंदू समितियों से 4,200 अमेरिकी डॉलर यानी 5 लाख टका मांगा जा रहा है, या फिर ये कहें कि वसूली की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर दुर्गा पूजा मनानी हो तो 5 लाख टका दो। इस हुक्म को नहीं माना गया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, और जो भी ये आदेश नहीं मानेगा उसे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। बांग्लादेश में कई दुर्गा पूजा उत्सव समितियों को ऐसे गुमनाम पत्र भेजे जा रहे हैं, और लेटर लिखने के बाद इन समितियों से जुड़े हिंदू लोग अब डरे हुए हैं। सत्ता में अब आपकी सेहत की सत्ता की बात करते हैं। दवाएं हमेशा बीमारियों को दूर करने के लिए खाई जाती हैं, लेकिन सोचिए जो दवा आप खाते हैं वो ही कमजोर और बीमार हो तो क्या होगा। घर में कोई बीमार हो जाए तो उसे इलाज के लिए दवा देने की जरूरत होती है, लेकिन सोचिए अगर दवा को ही इलाज की जरूरत हो तो क्या होगा। शायद हमारी ये बातें आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन हम जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा। आप या आपके घर का कोई दूसरा सदस्य क्या हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवा खाता है? क्या आपने ये महसूस किया है कि आप रोज दवा तो खाते हैं, लेकिन क्या उसका असर कम हो रहा है? इसीलिए सोचना पड़ेगा जो दवाएं आप खा रहे हैं कहीं वो खुद कमजोर और बीमार तो नहीं है, और इनमें बुखार, दर्द और एसिडिटी जैसी समस्याओं की दवाएं शामिल हैं जो टेस्ट में फेल हो गई हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? और इन 53 दवाओं में आपकी दवा का नाम भी शामिल तो नहीं है। दरअसल देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 53 ऐसी दवाओं के बारे में बताया है जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इनमें से 48 दवा की लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें उनके बैच नंबर के साथ साथ उनका नाम भी बताया गया है। अब डराने वाली बात यह है कि जो दवाएं टेस्ट में फेल हुई हैं, शायद वो इस वक्त मार्केट में बिक भी रही हो, कोई उन्हें खरीद भी रहा हो, उनका इस्तेमाल भी कर रहा हो, क्योंकि ये दवाएं बहुत आम बीमारियों से जुड़ी हुई हैं। इनमें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की मेडिसिन शामिल है, एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं, कमजोरी को दूर करने के लिए एनर्जी देने वाली विटामिन की टैबलेट हैं, कैल्शियम की दवा है। इसके अलावा जो 53 दवाएं अनफिट पाई गई हैं उनमें एसिडिटी के साथ साथ कुछ पेन किलर्स भी शामिल हैं, और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले और इन्फेक्शन से लड़ने वाले कुछ इंजेक्शन भी इसमें शामिल हैं। इसलिए अब जरा इन सब दवाओं के नाम आप भी नोट कर लीजिए जो क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली 53 दवाओं में शामिल हैं। गौर से देखिएगा, कहीं इसमें आपकी दवा भी तो शामिल नहीं है। पहली दवा जिसका इस्तेमाल आमतौर पर हर घर में होता है, पैरासिटामोल, जो बुखार की दवा है। जिस बैच नंबर की दवाएं टेस्ट में फेल हुई हैं, हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। दूसरी दवा क्लेवम 625, जो एक एंटीबायोटिक दवा है। मैक्सक्लेव 625, ये इन्फेक्शन की दवा है जो संक्रमण से लड़ती है। सोचिए ये भी टेस्ट में फेल हो गई है। शेलकैल 500 टैबलेट है ये, जिसका इस्तेमाल कैल्शियम और विटामिन डी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ग्लाइसिमेट SR 500, जो डायबिटीज की दवा है। सोचिए जिस भारत को डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है, वहां ऐसी किसी दवा का टेस्ट में फेल होना कितना चिंताजनक है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला पल्मोसिल इंजेक्शन भी टेस्ट पास नहीं कर पाया है। इसका बैच नंबर भी आप देख सकते हैं। इसमें एसिडिटी की दवा पेंटोप्रोजोल कैप्सूल भी शामिल है। एंटी एलर्जी की दवा मॉन्टेर LC किड का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाला एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन भी टेस्ट में फेल हो गया है। इसके अलावा डाइक्लोफेनेक पेन किलर और घबराहट के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा एप्रोजोलम टैबलेट भी इसमें शामिल है। और ये बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ है। अब एक मरीज ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है, वो तो सोच रहा है मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है, ठीक तो है नहीं उसका। अब जो नकली दवाई खा रहा है, या तो उसकी वजह से और शरीर में साइड इफेक्ट होगा, या उसको दवाई ना मिलने से ब्लड प्रेशर हाई होगा, उसका साइड इफेक्ट होगा, तो उसकी जान पे तो खतरा है। हम भी सोच के लिखते हैं कि मैं ये सॉल्ट लिख लो, मेरे मरीज को असर पड़ेगा। अगर वो नहीं पड़े, इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता। मैं हैरान इस बात से नहीं कि मिला है, मैं हैरान इस बात से हूँ कि हर 2-4 महीने में से खबरें आती रहती हैं। पहली बार तो नहीं है। अब CDS और DH और उन्होंने एक्शन ज़्यादा लेना चाहिए, तो लगता है गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ। अब ऐसे ही भारत देश में आपको सब कुछ चलता है, यहाँ पे अब हर सिस्टम कितना खराब है।
अगर ये बात उभर के आई है तो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ऊपर से नीचे तक, उस केमिस्ट से लेकर सप्लायर से लेकर के, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी की हो। बिल्कुल, बात कंपनी की है ही नहीं सर। कंपनी बड़ी हो, कंपनी ने तो बोल दिया कि हमारा बैच नहीं था, तो उनका ना हो, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जितने लोग इन्वॉल्व थे टॉप टू बॉटम, उस दवाई को बनाने से लेकर, दवाई को पास करने से लेकर, दवाई को बेचने तक, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा किसी की हिम्मत ना पड़े। लेकिन जो ग्राहक खरीदने आ रहे हैं इस रिपोर्ट के बाद, उनके मन में भी कुछ सवाल है। सरकार चाहे ये जो बार कोड की जो दवाई बेचते हैं, 2 नंबर पर सप्लाई करते हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहले तो गवर्नमेंट उसे पास कर देती है, फिर जब आदमी खा लेता है फिर उसी को दोबारा रिपोर्ट आती है अभी ये नहीं खानी। तो यही हमें कि ये तो हम पहले खा के बैठे हुए हैं ये दवा, अब आगे इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे वो फिर चिंता का विषय हो जाता है। मामला आम लोगों की सेहत से जुड़ा है, सवाल उनकी जिंदगी का है, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क है। इस पर हेल्थ मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारी का बयान भी सामने आया है, जिनका ये कहना है कि दवाओं की ऐसी लिस्ट हर महीने जारी की जाती है। इससे साबित होता है कि DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया लगातार दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। अब कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो NSQ यानी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाएं बेच रहे हैं। इसीलिए आज ये सवाल पूछना जरूरी है कि भारत में मिलावटी दवाओं की सत्ता पर मुकम्मल चोट कब होगी, क्योंकि US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव 2019 की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में बेची जा रही दवाइयों में करीब 20% दवाएं नकली हैं। यानी भारत में नकली दवाओं का कारोबार बहुत बड़ा है और ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में BP, शुगर जैसी दवाएं मिलावटी होना जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। वैसे सत्ता में हमेशा की तरह हम आपको समस्या के साथ समाधान भी बताएंगे। आप कैसे उन नकली दवाओं को पहचान सकते हैं जो देखने में तो असली लगती हैं लेकिन असली होती नहीं है। जब दवा खरीदें तो उसके पैकेट पर जो QR कोड छपा होता है उसे मोबाइल से जरूर स्कैन करें, क्योंकि इससे आपको दवा की जानकारी मिल जाएगी। कोई दुकानदार अगर आपको दवाओं पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे या सस्ते ऑफर दे तो इससे दूर ही रहें। दवाओं की पैकेजिंग में आपको किसी तरह की कोई खराबी लगे या दवा खुली हो तो उसे आप बिल्कुल ना खरीदें। दवा हमेशा अच्छी और रजिस्टर्ड दुकानों से ही खरीदें। और सबसे ज़रूरी बात, दवाई खरीदने के बाद दुकानदार से बिल ज़रूर लें, क्योंकि कोई भी दुकानदार आपको नकली दवा का बिल देने से डरेगा। इससे वो कड़ी कानूनी कार्रवाई में फंस सकता है। आप नकली दवा कैसे पहचान सकते हैं, इस पर एक डेमो भी देखिए। देश में कई सारी ऐसी दवाएं हैं जिन्हें नकली या फिर कह सकते हैं सब स्टैंडर्ड साबित किया गया है CDSO द्वारा। अब बड़ा सवाल उठता है कि एक आम जनता, क्योंकि ये हर घर की कहानी है और इसके लिए TV9 भारतवर्ष एक केमिस्ट शॉप पे पहुंचा है। आम व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि एक दवा असली है एक दवा नकली है? देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पहला कि जहाँ से आप दवा खरीद रहे हैं वो बैच वाइज खरीदें और बिल के साथ लें। दूसरा होता है कि इसमें बारकोड को, अगर जिस दवाई पे बारकोड है आप उस बारकोड को स्कैन करके देख लीजिए, क्योंकि बारकोड जब आप स्कैन करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली कंपनी का पेज खुलेगा और कंपनी बता देगी कि ये ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस दवा की बात करूं, ये भी पैरासीटामोल है, ये भी पैरासीटामोल है। एक पे बारकोड है, एक पे बारकोड नहीं है दोनों ओरिजिनल, कोई उसमें मतलब वो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये भी आने वाले समय में इसमें भी बारकोड आ जाएगा। अब अगर इस बारकोड को स्कैन करोगे तो इसमें कंपनी का पेज खुल जाएगा। ग्राहक को अवेयर होना पड़ेगा। इसके लिए आपको जहां से भी आप दवाई खरीदो, पहली बात कि आप बिल जरूर लो। ज्यादा फोकस डिस्काउंट पे मत करो, जो आपको मिल रहा है चाहे XYZ जो भी मिल रहा है वो लो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप बैच वाइज बिल के साथ और कोशिश करो कि अगर उसमें बारकोड है तो वो स्कैन करके देख लो। डिस्काउंट लें पर जो सम्मानजनक हो, जितना एक गवर्नमेंट की रेगुलेशन है उसमें मिले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे ज्यादा मिल रहा है तो 10 बार सोचे। गलती की गुंजाइश है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है। पर ये देखो ना, कोई चीज आपको जितने की आ नहीं रही उससे ज्यादा कैसे जा सकती है। तो एक बात बताइए, ये जो सरकार कह रही है कि सब स्टैंडर्ड दवा है, तो ये कंपनियां कैसे ले आती हैं मार्केट में? देखो, ये कंपनी की जितने भी ब्रांडेड कंपनियां हैं या जितनी भी वो है, ऐसे आना इम्पॉसिबल है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सपोज हम जैसे दवाई लेते हैं, अब इस दवाई में 2 सॉल्ट हैं, एक है 40 mg, एक है 12.5 mg। अगर इसमें 40 का 40 है और 12.5 का 12 है तो वो अनफिट आ जाएगी। तो पेटेंट दवाइयों का कानून यही है कि इनमें जितना लिखा है उतना ही, मतलब 99.9% होना चाहिए। पैकेजिंग से भी पता चलता है क्या दवाई असली है नकली है?
देखो पैकेजिंग से तो ज़्यादा इसलिए नहीं पता कर सकते आप, क्योंकि हर 6 महीने में या साल में कंपनी पैकिंग चेंज कर देती है ताकि उनकी डुप्लीकेसी कम हो या कोई अगर नकली बना रहा हो। इसलिए ये तो खैर कंपनी की अच्छी चीज़ है कि वो पैकेजिंग हर 6 महीने या साल में चेंज कर देती है। वैसे मिलावटी दवा वाली खबर सामने आने के बाद इस पर सियासत वाले डोज दिए जाने भी शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा है, जवाब दें आज की भ्रष्ट बीजेपी सरकार, ऐसी दवा खाकर होगा इलाज या बीमार। जब तक बीजेपी कंपनियों से बटोरती रहेगी चंदा, तब तक जारी रहेगा कम गुणवत्ता वाली दवाइयों का धंधा। अखिलेश ने यह भी पूछा कि इस रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई होगी या चंदे का रेट बढ़ाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। जनता की जान से खिलवाड़ करने का ये भाजपाई खेल अच्छा नहीं है। वैसे अखिलेश के इस कटाक्ष का बीजेपी ने कैसे जवाब दिया, ये भी देखिए। अखिलेश यादव अपनी सोच बता रहे हैं, ये काम वही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करती। जो भी दवा है उसकी जांच टाइम पे की जाती है, चाहे कोई भी हो, और जांच कराई गई और जो लोग इसमें शामिल हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की बयानबाजी अखिलेश यादव कर रहे हैं? सरकार का काम है कि बार बार ऐसी दवाओं का जांच कराना चाहिए ताकि कोई भी मिलावटी दवा देश में न बटे। और अब नजरिया 9। एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि भारत के लोग अब मिलावट से बहुत परेशान हैं, क्योंकि कदम कदम पर मिलावट वाले सामान हैं। फिर चाहे वो प्रसाद में चर्बी की बात हो या फिर दवा की मिलावट। अब तो खाने पीने के बहुत सारे सामान भी शुद्ध नहीं हैं। और तो और न्यूज़ मित्रों ने कई बार ये भी महसूस किया होगा कि अब खबरों में एजेंडे की मिलावट भी की जाने लगी है। इसलिए अब मिलावट वाली सत्ता पर चोट बहुत जरूरी है। सत्ता में इसके बाद अब बात उस हिमाचल प्रदेश की, जहां मंडी की बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान देने और यू टर्न लेने की चर्चा अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि अब राज्य की कांग्रेस सरकार के एक बड़े मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक ऐलान और उस ऐलान पर सफाई देने की खबर ट्रेंड करवानी शुरू कर दी है। दरअसल कल हिमाचल प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसमें 3 बातें कही गई थी। पहली बात, रेडी पटरी वालों का रजिस्ट्रेशन होगा। स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी रेडी पटरी वालों को आईडी जारी करेगी। रेडी पटरी पर इस आईडी को लगाना अनिवार्य होगा। इसी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का ऐलान करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी शेयर कर दी और फिर फैसले में राजनीति का एंगल तलाशा जाने लगा। दरअसल एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के लिए इस तरह की गाइडलाइंस जारी की थी। तो पहले यूपी की तर्ज पर गाइडलाइंस और फिर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर ने कांग्रेस के अंदर राजनीतिक भूकंप ला दिया। शिमला से लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर तक इस पर चर्चा होने लगी। सवाल उठने लगे कि क्या हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश जैसा फैसला हो रहा है? क्या इस फैसले का योगी आदित्यनाथ से कोई कनेक्शन है? बात आगे बढ़ती उससे पहले ही कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पूरे मामले को कैसे संभालना है और आगे क्या करना है, इसकी रिपोर्ट और सलाह आला कमान को दे दी है। राजीव शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस आला कमान ने इसके लिए मीडिया विभाग को पक्ष रखने का निर्देश भी दे दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के इस फैसले में उत्तर प्रदेश जैसा कुछ भी नहीं है। इस फैसले को यूपी जैसा कहना भ्रामक होगा। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर शेयर नहीं की थी। अखबार की एक कटिंग शेयर की थी जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी शामिल थी। विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी की नाराजगी से भी इनकार किया और कहा कि राजीव शुक्ला से उनकी कोई बात नहीं हुई है। विक्रमादित्य सिंह की मां और कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने नई वेंडर पॉलिसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शुद्धता और पारदर्शिता के लिए फैसला सही है। हालांकि इस सब के बीच बीजेपी ने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह जो कह रहे हैं उस पर हमारी सरकार में ही काम शुरू हो गया था। हालांकि इन सब के बीच कल सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी से मुलाकात की और हिमाचल के मसले पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि खामोशी का हासिल भी एक लंबी सी खामोशी थी। उनकी बात सुनी भी हमने, उनकी अपनी बात सुनाई भी।
फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी को इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा गया है, जिससे विवाद आगे ना बढ़े। उनसे कहा गया है कि इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल के लिए प्रभारी राजीव शुक्ला के बयान को पार्टी का बयान माना जाए। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में विक्रमादित्य को तलब करके उनको फटकार भी लगाई गई है और सफाई देने को भी कहा गया है। इसीलिए कल रात ही राजीव शुक्ला से मुलाकात के बाद विक्रमादित्य ने एजेंसी को बुलाकर सफाई दी और अपने बयान से पलटे भी। इसके बाद राजीव शुक्ला ने भी पार्टी का आधिकारिक पक्ष सामने रख दिया है। कोई इस तरह की बात नहीं है कि उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, कि उनको ही लिखना पड़ेगा। यूपी का वो अलग बात है, ये एकदम अलग बात है। इसको गलत जो है इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है। मेरी विक्रमादित्य से भी बात हुई है, मेरी मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, तो पूरी तरह से गलत है। कोई सरकार ने ऐसा आदेश नहीं दिया यूपी के पैटर्न में। इसमें कोई पार्टी की नाराजगी की बात नहीं है। हमने जो भी बात है वो हम अपने नेताओं से हर विषय पे बात करते हैं। इस पे भी बात हुई है और विषयों पे भी बात होती है। तो देयर इज नथिंग पॉलिसी रहेगी, लेकिन वापस नहीं होगी। अभी इसका मैं कह चुका हूँ कि इसकी एक बॉडी बनाई गई है, उस पर डेलिब्रेशंस होनी है। उसमें बीजेपी के भी विधायक है, कांग्रेस के भी विधायक है, कांग्रेस के भी मंत्री हैं। यूपी का हम फॉलो नहीं कर रहे। यूपी की अपनी सरकार है, उनके अपने कायदे कानून है। हम अपनी तर्ज पे इस बात को कर रहे हैं और हमने ये देखना है कि बाहर से जो लोग आकर हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि में आकर खाने पीने का जो वो सामान कोई बेच रहा है उसमें शुद्धता हो, उसमें सही तरीके से वो काम को करें। आज हम हिमाचल प्रदेश में महसूस कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। उनके मंत्री ही कह रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं जो मंत्री ने कहा वो उस पर कायम रहेंगे। उनको ऊपर दबाव आएगा, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि इससे पहले भी एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर बहुत कुछ बोला था, लेकिन दबाव आया, उसके बाद वो बदल गए। और मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रमादित्य जी अपनी बात पर अडिग रहेंगे। वैसे कांग्रेस के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की नई वेंडर पॉलिसी का यूपी से कुछ भी लेना देना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक शिमला समेत पूरे पहाड़ी क्षेत्र में रेहड़ी पटरियों का मुद्दा और विवाद बढ़ रहा था। रेहड़ी पटरी वालों की संख्या को रेगुलेट करने का फैसला हुआ। इसीलिए रेहड़ी पटरी वालों को रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इसी आधार पर पहचान पत्र के जरिए पटरी वालों के रजिस्ट्रेशन का फैसला भी लिया गया। ये सारी जानकारी विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस हाईकमान को दी, जिसके बाद हाईकमान ने उनको हिदायत दी कि बयान और फैसले इस तरह बताएं जिससे कंफ्यूजन ना हो। वैसे विक्रमादित्य सिंह के कल के ऐलान में लोकल पॉलिटिक्स का एंगल भी है। सूत्रों के मुताबिक वीरभद्र परिवार और सुक्खू परिवार में अनबन है, जो अब वर्चस्व की लड़ाई तक पहुंच गई है। विक्रमादित्य सिंह खुद को सीएम के समकक्ष मानते हैं, हालांकि सरकार में फ्री हैंड ना मिलने के कारण घुटन महसूस करते हैं। वो सीएम सुक्खू पर उनके मंत्रालयों में हस्तक्षेप करने के आरोप भी लगाते रहते हैं। हिमाचल सरकार के मंत्री पद से मान सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए एक बार इस्तीफा भी दे चुके हैं। विक्रमादित्य सिंह को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता भी मिला था और वो राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या भी गए थे। इसी वर्ष फरवरी में 6 विधायकों के बीजेपी के साथ जाने के दौरान भी विक्रमादित्य सिंह की बीजेपी में जाने की चर्चा हुई थी। इन सारे एंगल को देखते हुए जब विक्रमादित्य सिंह योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली अखबार की कटिंग शेयर करते हैं और जय श्री राम लिखते हैं, तो कांग्रेस के अंदर शिमला से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक स्ट्रेस बढ़ जाता है। इन सब के अलावा सूत्रों से यह भी दावा किया जा रहा है कि हिमाचल हिंदू बाहुल राज्य है। वहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 2 से 3% है। इसीलिए राज्य में हिंदुओं की पैरवी करना कांग्रेस की मजबूरी है। इसी वजह से मस्जिद विवाद और अन्य धर्म से जुड़े मुद्दों को लेकर हिमाचल सरकार के कई मंत्री कांग्रेस की लाइन से हटकर बयान देते हैं। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत। Co-powered by Techno।